नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्रिएटिव एकेडमी में। आज हम मनोविज्ञान पर आधारित प्रीवियस ईयर 2021 सीटेट में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि लेव वाइगोस्की, क्या पूछा है? लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरणों पर या गुणारोपण पर या अभिप्रेरणा पर या संतुलीकरण पर। यह क्वेश्चन सीटेट 2021 में आया हुआ है। तो लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। किस पर देता है? सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है, क्योंकि वाइगोस्की का मानना है कि बच्चे समाज में उपस्थित सांस्कृतिक उपकरणों से अंतःक्रिया द्वारा सीख सकते हैं। इसका राइट आंसर सांस्कृतिक उपकरण होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है यहां पर, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को, यहां पर डैश है, के रूप में वर्णित किया। किस रूप में वर्णित किया? संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित किया? मनोवैज्ञानिक उपकरणों में, या उद्दीपक अनुक्रिया संबंध में, या विकास का समीपस्थ क्षेत्र में, या स्कीमा मनोबोध में। तो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा, किसमें? स्कीमा मनोबोध के रूप में वर्णित किया है। यह स्कीमा से तात्पर्य, यहाँ स्कीमा से तात्पर्य मानसिक संरचना से है। किससे है? मानसिक संरचना से स्कीमा से तात्पर्य है। यहाँ पर पियाजे कहते हैं कि बालक नए कार्य को सीखने के लिए अपनी स्कीमा में संशोधन या समायोजन करता है। स्कीमा मतलब मानसिक संरचना में संशोधन या समायोजन करता है। अतः जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा के रूप में वर्णित किया है, या मानसिक संरचना के रूप में वर्णित किया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ये यहाँ पर, एक प्रगतिशील कक्षा में, क्या पूछा है? एक प्रगतिशील कक्षा में 4 ऑप्शन दिया है। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, या विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, या ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके, मतलब पर्याप्त मौके देने चाहिए, या विद्यार्थियों को उनके अकादमी अंकों जैसे शैक्षिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। ये 4 ऑप्शन हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मौके उपलब्ध कराने चाहिए, क्योंकि एक प्रगतिशील कक्षा बाल केंद्रित कक्षा होती है। इसलिए एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका एक सहायक के रूप में होती है। अतः विद्यार्थी की सहभागिता ही एक प्रगतिशील कक्षा पर निर्भर करती है। अतः एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ये राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक, क्या पूछा है यहाँ पर? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? विकास का मुख्य गुण क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है, मूर्त सोच का विकास, या विचार सोच में केंद्रीकरण, या परिकल्पित निगमनात्मक सोच, परिकल्पित
निगमनात्मक सोच या संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के विकास का मुख्य गुण विचार में केंद्रीकरण होता है या सोच में केंद्रीकरण, अर्थात इस अवस्था में बालक आत्म केंद्रित होता है। आत्म केंद्रितता में बालक यह सोचता है कि दुनिया सिर्फ उसी के लिए बनी है, इस दुनिया की सारी चीज़ें उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं और वह खुद को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। अतः इसका राइट आंसर होगा विचार और सोच में केंद्रीकरण। ऑप्शन 2 इसका सही होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण विचार और या सोच के में केंद्रीकरण, यही इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। सेकेंड ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। यहाँ पर बच्चों के समाजीकरण से क्वेश्चन पूछ रहा है। तीसरा ऑप्शन है समकक्षी समाजीकरण के प्रथम कारक हैं और परिवार समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। और चौथा ऑप्शन पूछा है परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। बालक जब जन्म लेता है तो वो अपने परिवार को ही प्रथम कारक मानता है या परिवार ही उसका प्रथम कारक होता है, क्योंकि सबसे पहले वह परिवार आस पड़ोस के लोगों से ही वातावरण में रहता है, इसलिए परिवार उसका प्रथम कारक है और विद्यालय द्वितीयक कारक है। अतः ऑप्शन ए इसका सही होगा। विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्रथम कारक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। क्या होती है? समान होती है। दूसरा ऑप्शन है विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से होता है। विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। तीसरा ऑप्शन है विकास केवल बाल्यावस्था में होता है। और चौथा ऑप्शन है विकास बहुआयामी होता है। यहाँ बहुआयामी से मतलब बहुत से क्षेत्रों से है। तो यहाँ पर आपको बताते चलें विकास जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और विकास मनुष्य के विभिन्न क्षेत्रों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी क्षेत्रों में होता है। यही कारण है कि विकास बहुआयामी होता है, मतलब इसके बहुत से क्षेत्र हैं। विकास के संदर्भ में विकास बहुआयामी होता है, यह ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ प्रश्न पूछा है बहुबुद्धि, क्या पूछा है? बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, किस पर जोर देता है? बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्ति विभिन्नताएं नहीं होती। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। यहाँ व्यक्तिगत पूछा है। एक बार पुनः क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर पूछा है बहुबुद्धि का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत पूछा है? बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत बुद्धिमत्ता के विभिन्न दशाओं पर जोर देता है। किस पर देता है? विविधता के विभिन्न दशाओं पर जोर देता है। और बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। गार्डनर ने कुल 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, अर्थात
बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। यह नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? 4 चरण हैं आपके सामने, 4 ऑप्शन। प्रथा पूर्व, प्रथागत या उत्तर प्रथागत या मूर्त संक्रियात्मक। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पूछ रहा है यह। तो यहाँ पर हम आपको बताते चलें, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के प्रथागत चरण, कॉन्वेंशियल स्टेज, अर्थात प्रथागत अवस्था को दर्शाता है। इस अवस्था में बालक अच्छा लड़का बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? बालक अच्छा लड़का बनना चाहता है और बालिका अच्छी लड़की बननी चाहती है। इस अवस्था में, प्रथागत अवस्था में। अतः इसका सेकेंड ऑप्शन प्रथागत अवस्था सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास किस क्रम में होते हैं? ऑप्शन है संवेदी मूर्त या अमूर्त, अमूर्त संवेदिक या मूर्त, मूर्त अमूर्त संवेदिक या अमूर्त मूर्त या संवेदिक। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन एक बार पुनः, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास किस क्रम में होते हैं? तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास क्रम पहले होता है संवेदी, फिर होता है मूर्त और उसके बाद अमूर्त होता है। पियाजे ने इसको 4 भागों में विभक्त किया था। पहला संवेदी चरण या संवेदी पेशी अवस्था है, इसको व्यक्त किया था जन्म से 2 वर्ष। कब व्यक्त किया था? जन्म से 2 वर्ष। उसके बाद प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है, 2 से 7 वर्ष। ठीक, उसके बाद आता है मूर्त, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 या 12 वर्ष की होती है। फिर अमूर्त आता है लास्ट में, ये होता है 11 से 15 वर्ष। चरण जो होता है पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। अतः इसका फर्स्ट ऑप्शन संवेदी, मूर्त और अमूर्त सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, एक प्रगतिशील कक्षा, कौन सी कक्षा? प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, या अध्यापक के पक्ष पर असफलता, या योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को साधन के रूप में देखा जाना चाहिए और यह मानना चाहिए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बाधक न होकर क्या हैं? सहायक हैं। अतः एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। इसका 4 ऑप्शन सही होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पूछा है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है इस समय 2016 के अनुसार? ऑप्शन है मंदित छात्र, या विकलांग छात्र, या छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, या छात्र जिसका अशक्त शरीर है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में
शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए शारीरिक दिव्यांगता, क्या शारीरिक दिव्यांगता शब्दावली का प्रयोग किया गया। यह अधिनियम 2016 निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 1995, कौन 1995 के स्थान पर लागू हुआ यह 2016 अधिनियम। अतः 2016 से दिव्यांग शब्दावली का प्रयोग होने लगा। राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। ऑप्शन है कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, या अवसारी चिंतन, या अतिसंक्रियता, या असर्कता। तो यहाँ पर एक नया वर्ड है, अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन का मतलब होता है बालक विभिन्न क्षेत्रों में ज़्यादा सोचता है, चाहे उसकी बौद्धिक क्षमताएं को प्रदर्शित करता है अपनी, या बालक अपनी समस्या का समाधान अलग अलग तरीकों से करता है। किसी प्रश्न का जवाब वह भिन्न भिन्न तरीकों से देता है, वह कहलाता है क्या, अवसारी चिंतन। तो यहाँ पूछा है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण। तो सृजनात्मकता, क्रिएटिव कहाँ से आएगी, जब वह कोई बालक अलग अलग तरीकों से किसी कार्य को करेगा या उसे सोचने की क्षमता होगी, तभी उसमें सृजनात्मकता, कुछ अलग करने की क्षमता का विकास होगा। अतः सृजनात्मकता और अपसारी चिंतन एक दूसरे के पूरक हैं, आपसी अंतर संबंध है इन दोनों में। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, या समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो यहाँ पर अध्यापक को बच्चों की समस्याओं के समाधान के कौशल में निपुण बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के समस्याओं के निपुणता में विभिन्न प्रकार के अवसर देने चाहिए। इस विभिन्न प्रकार के अवसर देने से उनमें रचनात्मकता का विकास होगा बालक में। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य बनाना चाहिए, उनको समरूपों को बढ़ावा देकर, उन्हें विभिन्न प्रकार के अवसर देकर उनकी क्षमताओं का विकास करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अधिगम की अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, और अधिगम मतलब लर्निंग। ऑप्शन है यहाँ बच्चों को दंड देकर, या प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, या बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, या यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो यहाँ पर अधिगम की अभिप्रेरणा को प्रवीणता अभिमुखी लक्षणों पर जोर देकर अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम रखा जा सकता है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य निर्धारित करने पर विद्यार्थी या अधिगमकर्ता उस विषय या कार्य में महारत प्राप्त करने के लिए अधिगम करना चाहता है। यह उच्च स्तर का अभिप्रेरणा अभिन्यास है जो अधिगमकर्ता को उस कार्य या विषय में बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। अतः इसका राइट आंसर होगा प्रवीण अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर होगा, अभिप्रेरणा को कायम रखा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। ऑप्शन है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना,
बिना विश्लेषण के अवलोकन करना या अनुकरण या नकल को दोहराना। इसका राइट आंसर होगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है, क्योंकि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, क्रिएटिव को बच्चों में बढ़ावा देता है। इसलिए वर्तमान प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों के रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए ऐसी शिक्षण संकल्पनाओं का उपयोग किया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए या वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों। यहाँ सीखने में कठिनाई पूछ रहा है तो वो आंतरिक रूप से तो अभिप्रेरित होगा नहीं। फिर अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो या विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो बच्चों को सीखने में कब कठिनाई होगी? जब किसी चीज़ को उसको टुकड़ों टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाएगा, तब वो उनको सीखने में असुविधा होगी। इसलिए कक्षा शिक्षण में करते समय अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि सूचनाएं एक निश्चित क्रम में, जिसका क्रम एक निश्चित दिशा की तरफ हो, आपस में अंतर्संबंध भी उनका होना चाहिए। शिक्षक को यह कोशिश करनी चाहिए कि सूचना के मुख्य स्रोत के बारे में विद्यार्थियों को यथासंभव बताया जा सके, जिससे विद्यार्थियों के मस्तिष्क में एक संरचना या आर्टिकल बन सके और अधिगम अस्थायी रूप से या उनका एक्सपीरियंस अस्थायी रूप से हो सके। अतः बच्चों की सीखने में कठिनाई कब होती है? जब सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है। इतना क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना या उच्च भय, निम्न उत्तेजना या उच्च भय, संतुलित उत्तेजना या कोई भय नहीं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था मतलब सीखने की सर्वोत्तम अवस्था पूछ रहा है यहाँ पर, कौन सी है? या कोई उत्तेजना नहीं या कोई भय नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड सबसे ज़्यादा सही है, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है, क्योंकि अधिगमकर्ता किसी भी कार्य को ज़्यादातर उत्तेजित होकर और भयमुक्त करना चाहता है, जिससे वह उस कार्य को अच्छे ढंग से कर सके। अतः अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं होगा, इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछ रहा है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? विद्यार्थियों को नामांकित करना चाहिए या योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना चाहिए या विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना चाहिए या पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों की पहचान करना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर रचनात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। रचनात्मक मूल्यांकन में विद्यार्थियों को सीखने में आई हुई कठिनाइयों का पता चलता है और उसे उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उन कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। अतः मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करने से है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता पर या केवल पर्यावरण पर या ना ही आनुवंशिकता पर और ना ही पर्यावरण पर
या आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। व्यक्ति के विभिन्नता का प्रमुख कारण आनुवंशिकता और उसका पर्यावरण होता है। अतः आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर निर्भर करता है व्यक्तिगत भिन्नता। इसका राइट आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।